नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है और इस नए चैनल से ही आजकल अब लाइव क्लासेस होंगी। आज सुबह से हम बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं, लेकिन जो यूजी आपकी माफ़ कीजिएगा यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं, उसके चलते लाइव स्ट्रीम में बार बार पता नहीं क्यों समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, साउंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आप सभी से एक प्रश्न है, ठीक है, जो लोग अभी जुड़े हैं, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, क्या प्रॉपर तरीके से ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? नमस्कार दिशा जी। ठीक है, तो अगर मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं तो बताइएगा, नहीं तो या फिर ऐसी समस्या आ रही है या फिर वो माइक की ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे कि फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग की नहीं है, सॉफ्टवेयर की इशू नहीं है, फिर ये माइक की ही प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर वॉल्यूम स्लो भी आ रही है तो भी मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है, क्योंकि सुबह से आज क्लास नहीं हो पा रही थी। कई बार बहुत बारिश हो रही है आज भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बहुत बारिश होने चलते इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट हो रही है। ठीक है, बिजली बहुत जा रही है, क्लासेस प्रॉपर बीच में नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आज पूरा हो जाए। सुबह से चौथी बार लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है इस लेक्चर की। ये लेक्चर बार बार आधा रुक जाता है, कभी साउंड प्रॉब्लम होती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्वर। ठीक है दिशा जी, वॉल्यूम क्लियर है मेरी? जी हाँ, चलिए, बारिश का मौसम है, सभी जगह परेशानियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। ठीक है, बारिश भी जरूरी है। चलिए, तो आज तो बहुत कम लोग जुड़े होंगे क्योंकि अभी ये चैनल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, सभी को भेज दिया गया है लिंक, तो कल से इसी चैनल पे आप क्लासेस हुआ करेंगे। एक बात और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, लेक्चर के साथ साथ अब आप छोटे छोटे टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो केवल 15 मिनट के हुआ करेंगे। उसका नाम ही हुआ करेगा, सीरीज शुरू कर रहे हैं टू द पॉइंट। तो टू द पॉइंट नाम की एक सीरीज शुरू की जाएगी और कल से पहला लेक्चर उसका लॉन्च होगा। ठीक है, और सुबह कोशिश करेंगे, सुबह पहला लेक्चर उसका जो होगा वो 8:30 बजे होगा। केवल 15 मिनट का लेक्चर होगा। उस 15 मिनट के लेक्चर में उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन एमसीक्यू उसी समय सॉल्व कराए जाएंगे लाइव सभी को, ताकि 5-5 क्वेश्चन एक एक टॉपिक पर अच्छी कमांड आती जाए आपकी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर। वॉइस क्लियर है, सुबह से अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपकी समस्या नहीं है, समस्या यहां से आ रही है। उम्मीद है अब लेक्चर ये पूरा हो जाएगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, क्लासेस है, लेक्चर नंबर 43। ये टॉपिक है हमारा 3 थिंकरों से संबंधित, मैनुअल कैसल। ठीक है, इसके अलावा आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हमने इसकी चर्चा कल की थी, जैक्स डेरिडा के बारे में, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे ठीक है, माइकल फुकोल्ट के बारे में। चलिए, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। बस लाइट ना जाए और कोई बारिश के कारण कोई समस्या पैदा ना हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, शुरुआत के 3 क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, है ना, लेकिन फिर भी चलिए शुरुआत कर ही देते हैं। आज का नए चैनल का पहला वीडियो है, पहली लाइव क्लासेस है, तो शुरुआत से ही कर देते हैं। तो मैनुअल कैसल के अनुसार नेटवर्क समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सूचना का केंद्रीकरण है। कारण लिखा है, क्योंकि नेटवर्क समाज में सभी राजनीतिक गतिविधियां पारंपरिक संरचना पर आधारित होती हैं। अब यह प्रश्न है अपने आप में कि मैनुअल कैसल ने क्या कहा। तो मैनुअल कैसल के अनुसार क्या होता है, नेटवर्क सोसाइटी जो होती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सूचना का केंद्रीकरण है, इंफॉर्मेशन का सेंट्रलाइज हो जाती है। क्योंकि नेटवर्क समाज में सभी सामाजिक गतिविधियां पारंपरिक संरचना पर आधारित होती हैं। नहीं, नेटवर्क सोसाइटी में सभी गतिविधियां पारंपरिक संरचना पर नहीं, नेटवर्क पर आधारित होती हैं, इंफॉर्मेशन पर बेस होती हैं। इसलिए पहला कथन तो सही है, लेकिन आर गलत है, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेस ऑफ फ्लो की अवधारणा, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके थे। स्पेस ऑफ फ्लो की अवधारणा पहली बार मैनुअल कैसल ने प्रस्तुत की थी, ये तो सही बात है।
और ये अवधारणा सूचना पूंजी संचार के भौगोलिक स्वतंत्र प्रवाह को रेखांकित करती है। ठीक है, तो ये सुबह हमने इसकी चर्चा कर चुके थे कॉन्सेप्ट की। तो स्पेस ऑफ फ्लो की बात हम जब करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब भौगोलिक जो बाधाएं थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब सूचना का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, कम्युनिकेशन करना बड़ा आसान हो चुका है। समय और स्थान की बंदिशें अब समाप्त हो चुकी हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिस्कशन पहले ये हो चुका है। सुबह से तीसरी बार ये लाइव क्लासेस शुरू हुई है, बीच में बार रुक जाती है, इस कारण से ये क्वेश्चन तो आप पहले कर चुके हैं। मैनुअल कैसल का सूचना पूंजीवाद मॉडल डिजिटल असमानता को जन्म देता है। सही बात है भाई, जो सूचना पूंजीवाद मॉडल होता है इसके चलते असमानता क्रिएट हुई है। क्यों क्रिएट हुई है, कारण क्या है? कारण यह है कि सूचना तक असमान पहुंच, सभी तक सूचना आसानी से नहीं पहुंची है। सभी तक संचार क्रांति से अभी सभी को जोड़ना संभव नहीं है। हमारे ही और आपके ही परिवार में कई बुजुर्ग ऐसे होंगी, हमारी माएँ होंगी, हमारे दादाजी होंगे, दादी होंगी, जिन्हें आज भी स्मार्टफोन नहीं आता, जिन्हें आज भी आपके इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रस्तुत करना नहीं आता, जो व्हाट्सएप पे अभी भी, ठीक है, आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जिन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। तो समाज में असमानता भी क्रिएट की है। और क्यों क्रिएट की है? क्योंकि तक सूचना सभी तक अभी तक असमान तरीके से पहुंच रही है। तो ऐसे में क्या होता है, सूचना की जब असमानता होगी तो स्वाभाविक सी बात है समाज में डिजिटल असमानता भी क्रिएट हो ही जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाँ प्रीति जी, वॉल्यूम क्लियर है? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सुबह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं लाइव क्लासेस में। थोड़ी बहुत भी आवाज को लेकर, वॉल्यूम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। मैनुअल कैसल के द्वारा दिए गए स्पेस ऑफ फ्लो में 3 आयामों को शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न ये पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्पेस ऑफ फ्लो, जो मैनुअल कैसल की अवधारणा है स्पेस ऑफ फ्लो, इसमें कौन से 3 आयामों को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए आपके सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज, नोड्स एंड हब्स, ठीक है, एलाइट मार्जिनल क्लासेस और क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। किसको शामिल नहीं किया गया है? प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैनुअल कैसल ने स्पेस ऑफ फ्लो के 3 आयामों पर चर्चा की है। कौन कौन से 3 आयाम हैं? इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, नोड्स एंड हब्स और एलाइट मार्जिनल क्लासेस, ये तीनों शामिल हैं। कौन सा शामिल नहीं है? या देखिए, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी शामिल नहीं है। चमत्कारिक सत्ता की बात हम करते हैं, ये मैक्स वेबर का विचार है, मैनुअल कैसल का विचार नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहां तक हम पहुंच चुके थे। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी कब प्रकाशित हुई? द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी जो किताब है, ये रचना किसकी है? इसी किताब में नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा को प्रस्तुत किया था मैनुअल कैसल ने। और यह किताब कब पब्लिश हुई थी? प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, 1986, 2001 और 2010। हो सकता है ये टॉपिक आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस में जो टॉपिक होते हैं वो आपके अदर स्टेट के एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जाम बनाने वाले से आप ये नहीं कह सकते कि आपने क्यों पूछा। यूजीसी गाइडलाइंस और जो यूजीसी का सिलेबस है, ठीक है, काफी यूनिवर्सल है पूरे भारत में। सोशियोलॉजी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के सिलेबस को अच्छे से पढ़ के रखिए। एक आध टॉपिक से कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो राइज ऑफ नेटवर्क जो सोसाइटी, जो माफ कीजिएगा, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी जो मैनुअल कैसल का विचार है, ये किताब है, ये किताब 1996 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, अगला है, नेटवर्क सोसाइटी में आइडेंटिटी का निर्माण किस प्रकार होता है? अब मैनुअल कैसल ने बताया कि भाई जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो कैसे क्रिएट होती है नेटवर्क सोसाइटी में? परंपरा के आधार पर? क्या जाति, वर्ग, धर्म, ये पहचान होती है नेटवर्क सोसाइटी की? नहीं। सांस्थानिक अभिसरण के आधार पर, मीडिया और नेटवर्क के माध्यम से, या वंशानुकरण के आधार पर? भाई स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, पूरे नेटवर्क सोसाइटी में सबसे महत्वपूर्ण और मायने रखता है इंफॉर्मेशन। जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन तक पहुंच ज्यादा होगी, उसकी पहचान भी, आइडेंटिटी भी
बेहतर होगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो ऐसे में मीडिया और नेटवर्क के माध्यम जो होता है, यही नेटवर्क सोसाइटी में आपकी पहचान स्थापित करती है। आज आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी पहचान लिंक्डइन नाम का जो होती है एप्लीकेशन, उस पर होती है। बहुत से जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, हीरो सेलिब्रिटी हैं या पॉलिटिशियन हैं, वो लोग ट्विटर या एक्स पर अपना अकाउंट बनाते हैं। आप और हमारे अकाउंट को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी एक्स पर, लेकिन उनको मिलती है क्योंकि लोग उनको जानते हैं। ठीक है, आप और हम अपने फेसबुक तक अपने घर और परिवार और मित्रों तक ही सीमित होते हैं, लेकिन ट्विटर आम आदमी के काम की चीज नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर सेलिब्रिटी नहीं है तो आपका एक्स अकाउंट किसी काम का नहीं है। ठीक है, आपके ट्वीट करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आप अपने मित्र मंडली तक जुड़े होते हैं फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। यानी आपकी पूरी पहचान ही आपकी मीडिया और नेटवर्क से जुड़े होने से स्थापित होती है। यही समझाने का प्रयास किया नेटवर्क सोसाइटी में मैनुअल कैसल ने। अगला है द इंफॉर्मेशन एज त्रय ग्रंथ में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, मैनुअल कैसल की किताब है, याद रखिएगा, द इंफॉर्मेशन एज। ठीक है, पूरा 3 ग्रंथों का समूह है, इसको त्रय ग्रंथ कहा जाता है। इसमें कौन सी बुक्स शामिल नहीं है इन चारों में से? एंड ऑफ मिलेनियम, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द पावर ऑफ आइडेंटिटी, द एंड ऑफ कैपिटलिज्म। कौन सी ऐसी किताब है जो इसमें शामिल नहीं है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। जो भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी अवधारणा क्लियर नहीं हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सही। द एंड ऑफ कैपिटलिज्म, ये किताब जो है वो द इंफॉर्मेशन एज, जो 3 किताबों का संग्रह है, उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला है जैक डेरिडा। ठीक है, मैनुअल कैसल से हम काय पे आ गए? डेरिडा पर। जैक डेरिडा द्वारा प्रतिपादित डीकंस्ट्रक्शन, जिसे हम विखंडनवाद कहते हैं, डीकंस्ट्रक्शन पाठ के छुपे अर्थों की खोज पर बल देता है। कारण, डीकंस्ट्रक्शन के अनुसार किसी भी टेक्स्ट का केवल एक अर्थ संभव है। ठीक है, बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है। डेरिडा को आपने डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी पढ़ी होगी, विखंडनवाद की अवधारणा को पढ़ा होगा। तो जैक डेरिडा द्वारा प्रतिपादित डीकंस्ट्रक्शन पाठ के छुपे अर्थों की खोज पर बल देता है। ये तो सही बात है। ठीक है, वो ये मान के चलता है कि कभी भी एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता, अर्थ हमेशा संदर्भ पर डिपेंड करता है, इसलिए छुपे अर्थों की खोज करने पर बल देता है। लेकिन केवल एक अर्थ होता है? नहीं, हमेशा छुपे हुए अर्थ होते हैं, क्योंकि अर्थ हमेशा संदर्भ के अनुसार बदल जाता है। इसलिए ए तो सही है, लेकिन आर इसका आंसर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ए सत्य है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर संरचनावाद भाषा की बहुलता और अनिश्चितता पर बल देता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उत्तर संरचनावाद भाषा की बहुलता और अनिश्चितता पर बल देता है, ये कथन है। कारण क्या है? क्योंकि उत्तर संरचनावादियों के अनुसार अर्थ स्थायी और निश्चित होते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए क्वेश्चन को। उत्तर संरचनावाद भाषा की बहुलता अनिश्चितता पर बल देता है। सही बात है, ये तो कोई गलत नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट तो यानी कथन तो सही है। कारण देखिए, क्योंकि उत्तर संरचनावाद के अनुसार अर्थ स्थायी और निश्चित होते हैं, ये गलत है। उत्तर संरचनावाद कहता है कि अर्थ हमेशा क्या होते हैं? संदर्भ के अनुसार बदल जाते हैं, यानी वो असर्टेन होते हैं। जैसे संदर्भ बदलता है, ठीक है, शब्द के अर्थ के मायने भी बदल जाते हैं। यानी देखा जाए तो ए सत्य है और आर असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, संरचनावाद में बाइनरी अपोजिशन प्रमुख है। ये तो सही बात है, संरचनावाद बाइनरी अपोजिशन की बात करता है और उत्तर संरचनावाद बाइनरी अपोजिशन का विरोध करता है। कारण लिखा है, क्योंकि डेरिडा के अनुसार द्वैतों की आलोचना समाज में भेदभाव को समाप्त करती है। क्योंकि बाइनरी अपोजिशन जो है, याद रखिएगा, कि समाज में भेदभाव को समाप्त करती है। तो क्या बाइनरी अपोजिशन के बारे में डेरिडा की आलोचना सही है?
कि बाइनरी अपोजिशन समाज में भेदभाव को समाप्त करती है, और संरचनावाद कहता है कि बाइनरी अपोजिशन महत्वपूर्ण है, और डेरिडा उत्तर संरचनावादी हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, यानी संरचनावाद में बाइनरी अपोजिशन प्रमुख है, ये तो सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर संरचनावाद ने विरोध किया है बाइनरी अपोजिशन का, संरचनावाद ने समर्थन किया है। अब कारण यह है क्योंकि डेरिडा के अनुसार द्वैत की आलोचना यानी बाइनरी अपोजिशन की आलोचना समाज में भेदभाव को समाप्त करती है। नहीं, डेरिडा ने यह कहा था कि बाइनरी अपोजिशन के कारण समाज में असमानता क्रिएट हो जाती है। क्लियर है यहां तक? इसी ही कारण से यह आलोचना सही नहीं है। इसका मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीच को पारंपरिक रूप से राइटिंग से श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान समझिए क्वेश्चन को, स्पीच को पारंपरिक रूप से राइटिंग से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि डेरिडा के अनुसार लेखन अर्थ का अवनत रूप है। अब जिसने भी डेरिडा को अच्छे से पढ़ा है, विखंडनवाद को अच्छे से पढ़ा है, स्पीच एंड फिनोमिना को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। तो स्पीच को पारंपरिक रूप से राइटिंग से श्रेष्ठ माना है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि डेरिडा के अनुसार लेखन अर्थ का अवनत रूप है। ठीक है, डेरिडा नहीं पढ़ा अभी तक आपने, यूडीसी नेट तैयार कर रहे हैं, चले कोई दिक्कत नहीं, यूडीसी नेट तैयार कर रहे हैं तो उत्तर संरचनावाद तो आपको पढ़ना होगा। तो स्पीच को पारंपरिक रूप से आपके राइटिंग से श्रेष्ठ माना गया है, याद रखिए, क्योंकि डेरिडा के अनुसार लेखन अर्थ का अवनत रूप है। पहली बात तो यह कि स्पीच को पारंपरिक रूप से राइटिंग से श्रेष्ठ नहीं मानता कौन? उत्तर संरचनावाद यानी डेरिडा। डेरिडा कहते हैं राइटिंग और स्पीच दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये मत सोचिए कि स्पीच बड़ी मूल्यवान है, उसको श्रेष्ठ मानना और राइटिंग को कमजोर समझना, ये गलत है। दूसरा, डेरिडा के अनुसार लेखन अर्थ का अवनत रूप है, नहीं, लेखन अवनत रूप नहीं है, लेखन के चलते कई सारे और भी उभर निकल कर आते हैं। यानी देखा जाए तो ये दोनों ही कथन क्या हैं? दोनों ही कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन, डिकंस्ट्रक्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल ग्रंथों के मूलार्थ को ढूंढना, ग्रंथ में छुपे विरोधाभास को उजागर करना, ठीक है, पाठ्य की तटस्थ व्याख्या, पाठ्य की तटस्थ व्याख्या, और केवल लेखक के भाव को पाना। डिकंस्ट्रक्शन यह कहता है, ठीक है, विखंडनवाद की अवधारणा कि किसी भी शब्द का एक मायना नहीं होता, शब्द के मायने संदर्भ के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए हमें शब्द की व्याख्या को एक अर्थ में नहीं निकालना चाहिए, इसके छुपे हुए अर्थ को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नहीं पढ़ा है डिकंस्ट्रक्शनवाद, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे ये कहा गया आजादी, ठीक है, तो आजादी के मायने सबके लिए अलग अलग होंगे। भारत के लिए आजादी का मायना क्या होगा कि ब्रिटिश शासन से हम मुक्त हुए, आजाद हुए, ये हमारी आजादी का मायना है। लेकिन जेल में बंद कैदी के लिए आजाद होने का मतलब क्या है? जेल की सजा काटकर या जेल से मुक्त होना, उसके लिए ये आजादी होगी। अलगाववादियों के लिए अलग प्रकार की आजादी के मायने अलग होंगे, आतंकवादियों के लिए आजादी के मायने अलग होंगे। तो आजादी शब्द का मायना हर व्यक्ति के संदर्भ, हर व्यक्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए हर एक चीज का, हर एक शब्द के पीछे छुपे हुए अर्थ को भी हमें खोजना चाहिए। यही है डिकंस्ट्रक्शन, यही है विखंडनवाद, ठीक है। तो ग्रंथों में छुपे हुए विरोधाभासों को उजागर करना, यही कहलाता है डिकंस्ट्रक्शन। ठीक है जी प्रवीण जी, इस क्लास के बाद शुरू होगी क्लास एप्लीकेशन पर, ठीक है। सुबह क्लास हो चुकी थी एक क्लास आपकी पीजीटी का, ठीक है, नव मार्क्सवाद हमने पढ़ा था सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में, ठीक है। ये क्लास के बाद जो अभी आप क्लास ज्वाइन करेंगे, जो हमारी क्लास होती है एप्लीकेशन पर, यूजीसी नेट का बैच होता है, वो इस क्लास के बाद शुरू हो जाएगा। शाम को 7 बजे आपकी क्लास होगी, अभी 6:20 हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सैद्धांतिक रूप से किसी शब्द का अर्थ उसके अंतर से तय होता है, यानी डिफरेंस से तय होता है। अब कारण समझिए, कारण यह है क्योंकि एक शब्द का अर्थ पूर्णतः स्वतंत्र रहता है।
ठीक है, तो अपने आप में डिफरेंस की अवधारणा पड़ी होगी, अंतर की अवधारणा पड़ी होगी डेरिडा की। तो डेरिडा ने ये कहा कि सैद्धांतिक रूप से किसी शब्द का अर्थ उसके अंतर पर डिपेंड करता है, डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए अगर आपने नहीं पढ़ा इस टॉपिक को। ठीक है, शेयर कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, अब इसकी को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी शब्द को बात हो रही है कि उसके डिफरेंस से, अंतर से समझा जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि भाई काला रंग, तो काले रंग के कोई मायने नहीं है अगर आपको सफेद रंग के बारे में नहीं मालूम है। तो काला रंग के बारे में कोई अर्थ तभी निकाल पाएंगे अब, ठीक है, हम कहें ये काला है, ये वस्तु काली है, ये फूल काला है, तो इस रंग के मायने तभी निकाल पाएंगे जब आपको सफेद के बारे में भी जानकारी होगी। हमने कहा आज बहुत अंधेरा है, तो अंधेरे के मायने तभी हैं जब आपको उजाले के बारे में मालूम हो। ठीक है, सुख के मायने तभी हैं जब आपको दुख के बारे में मायने मालूम हो। यानी हमेशा हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द का उसके डिफरेंस से निकलता है। ठीक है, अंधेरे के मायने तभी हैं जब प्रकाश की वैल्यू मालूम हो। भाई बहुत लाइट है आज, तो इसका मतलब अंधेरा भी मालूम होना चाहिए, यानी एक छुपा हुआ अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए। यही कहलाता है डिफरेंस। अब कारण क्या है, क्योंकि एक शब्द का अर्थ पूर्णतः स्वतंत्र होता है, यह गलत है। कभी भी एक अर्थ का पूर्ण स्वतंत्र अर्थ नहीं हो सकता, उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, उसके पीछे छुपे हुए कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। यही डेरिडा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हम डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यानी ए तो सही है लेकिन आर इसमें गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डेरिडा के अनुसार डिफरेंस का क्या अर्थ है। देखिए आ गया फिर से डिफरेंस के बारे में। किसी शब्द का स्थिर और अनिश्चित अर्थ, शब्द का केवल अलग अलग होना, शब्दों का अर्थ समय के अनुसार स्थगित और बदलता रहना, भाषण और लेखन के बीच पूर्णता समानता। ठीक है, अभी हमने बात करी कि डिफरेंस में कभी भी किसी भी शब्द का अर्थ उसके अंतर से मालूम पड़ता है और वो निश्चित नहीं हो सकता, हमेशा समय और संदर्भ के अनुसार क्या होगा, बदलता जाएगा। तो शब्दों का अर्थ समय के अनुसार स्थगित होता है, बदलता रहता है, टहलता रहता है, टलता रहता है। ठीक है, यही होता है डिफरेंस। ये किसका विचार है, डेरिडा का विचार है। अगर आपने डेरिडा कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और यह डेरिडा के केवल बेसिक पढ़ा हुआ है कि किताबें पढ़ ली और कहाँ के समाजशास्त्री थे, अल्जीरिया के समाजशास्त्री थे, याद रखिएगा, फिर डेरिडा को समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आपने डेरिडा कभी नहीं पढ़ा है तो फिर तो दुविधा पैदा हो जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जटिल कॉन्सेप्ट है अपने आप में। और बहुत से लोग थिंकर वाले पोर्शन को देखिएगा, यूजीसी नेट में या किसी भी एग्जाम में थिंकर वाला पोर्शन को लोग सतही पढ़ के चले जाते हैं। सतही नहीं पढ़ना है, काफी डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डेरिडा के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्यों स्थिर नहीं होता। स्थिर क्यों नहीं होता, क्योंकि शब्दों को हर समय नए लोगों ने बनाया है। ठीक है, बी क्योंकि वे एक ही संदर्भ का उपयोग होता है, सी क्योंकि शब्दों का अर्थ अन्य शब्दों के आधार पर तय होता है और समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि शब्दों का अर्थ सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, दुर्खिम के विचार तो टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। किसी भी थिंकर को आप पढ़ेंगे तो पहले सरल भाषा में पढ़िए। सबसे आसान होता है थिंकरों को पढ़ने के दौरान कि पहले उसको आसान भाषा में पढ़िए। बड़ी बड़ी किताबों से और मोटी मोटी किताबें मत खरीदिए, पहले सिंपल थॉट समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। फिर साथ में साथ उस थॉट को एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से समझिए, वर्तमान संदर्भ से जोड़कर देखिए, तो फिर आपको थिंकर समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अब डेरिडा कहते हैं किसी भी शब्द का अर्थ स्थिर क्यों नहीं होता। स्थिर इसलिए नहीं होता क्योंकि शब्द का अर्थ क्या होता है अन्य शब्दों के अर्थ से तय होता है। जैसे हमने कहा सुख का अर्थ मायना तभी है जब दुख के बारे में आपको मालूम हो, यानी सुख का सही अर्थ तभी मालूम होगा जब दुख के बारे में भी आपको क्लियर जानकारी हो। अंधेरे का सही अर्थ आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आपको प्रकाश का सही अर्थ मालूम हो, उजाले का सही अर्थ मालूम हो। यानी हमेशा एक शब्द का अर्थ उसके विपरीत या अन्य शब्दों पर निर्भर करता है और शब्द हमेशा संदर्भ के अनुसार बदलते रहते हैं। यही कारण है किसी भी शब्द का अर्थ स्थिर नहीं हो सकता। ठीक है,
अगला देखिए, डेरिडा के अनुसार आजादी शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। जैसा भी मैंने आपसे पहले ही कहा, एक उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कि आजादी का मायना सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो आजादी केवल एक अर्थ हो सकता है जो सार्वभौमिक है, ये तो हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के लिए आजादी के मायने अलग अलग होते हैं। दूसरा, केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति, ये भारतीयों के लिए आजादी का मायना हो सकता है। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ होना सही बात है। एक अलगाववादी के लिए अलग अर्थ होगा आजादी का, आतंकवादी के लिए अलग अर्थ होगा आजादी का, जेल में बंद कैदी के लिए एक अलग अर्थ होगा आजादी का। बच्चे को अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक घर में बंद किया हुआ है तो बच्चा क्या सोचेगा कि घर कैसे भी घर से बाहर निकलूं, वो उसके लिए आजादी होगी। यानी हर व्यक्ति के लिए आजादी के मायने अलग अलग होंगे। यही तो है विखंडनवाद किसका, ठीक है, डेरिडा का। तो डेरिडा से क्वेश्चन हमेशा विखंडनवाद से ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डेरिडा के विचारों में लेखन महत्वपूर्ण क्यों है। आपने किताब पढ़ी होगी, डेरिडा ने एक बड़ी फेमस किताब लिखी, स्पीच एंड फिनोमिना, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें यह हमेशा से चर्चा रही है कि स्पीच महत्वपूर्ण यानी भाषण महत्वपूर्ण होता है कि लेखन महत्वपूर्ण होता है। तो डेरिडा कहते हैं कि भाषण को हमेशा से अरस्तु से लेकर प्लेटो तक सबने भाषण को, संवाद को अहम माना है, स्पीच को अहम माना है, लेकिन हमेशा लेखन को कमजोर समझा गया है और यह माना गया कि लेखन तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो भाषण की प्रतिलिपि होता है, यानी जो बोला गया उसी को लिखा गया है, इसलिए लेखन महत्वपूर्ण नहीं होता, भाषण महत्वपूर्ण है। डेरिडा कहते हैं कि नहीं, लेखन महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है आप बताइए। ठीक है, क्योंकि यह केवल बोली की नकल है। ये तो परंपरागत समाजशास्त्री या परंपरागत दार्शनिक कहते हैं कि बोली की नकल होता है लेखन। डेरिडा इससे सहमत नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ लेखक की मंशा तक सीमित रहता है, ऐसा भी नहीं है। जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो आप भी कोई नए अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, हमेशा तो ऐसा नहीं कि लेखक की ही मंशा मालूम पड़ती है आपको। तीसरा, क्योंकि ये अर्थ की स्थायी व्याख्या प्रदान करता है। स्थायी व्याख्या तो कभी कुछ हो ही नहीं सकती। डेरिडा का विखंडनवाद कहता है कि किसी भी शब्द के कोई स्थायी मायने नहीं होते। चौथा, क्योंकि ये नए अर्थों और अनुभवों को जन्म देता है, चाहे लेखक मौजूद हो या ना हो। ठीक है, अगर आप किसी का स्पीच पढ़ते हैं, किसी कहानी को पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कोई शायरी पढ़ते हैं, कोई नज्म पढ़ते हैं, तो आप अपने अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। यह जरूरी नहीं कि लेखक उस समय मौजूद हो। ठीक है, बहुत से लोग मिर्जा गालिब पे भी पीएचडी कर रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। बहुत से लोग आपके मुंशी प्रेमचंद पे भी पीएचडी करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जीवित नहीं है, लेकिन उनके उपन्यासों से लोग अपने मायने निकालते हैं, अपने अर्थ निकालते हैं। ठीक है, इसलिए लेखन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है डेरिडा के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कारण, स्टेटमेंट, रीजन सही है। कथन क्या है, ग्रामसी यानी एंटोनियो ग्रामसी की बात हो रही है यहां पर। एंटोनियो ग्रामसी के अनुसार राज्य सत्ता केवल बल से नहीं सहमति से भी चलती है। ठीक है, याद देखिएगा, राज्य की सत्ता केवल बल से नहीं सहमति से भी चलती है। क्या ग्रामसी ने यह कहा था? कारण, क्योंकि सिविल सोसाइटी के माध्यम से विचारधारा का वर्चस्व स्थापित होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो शब्द आ गए, दो कॉन्सेप्ट आ गए एंटोनियो ग्रामसी के। एंटोनियो ग्रामसी कौन है? इटली के जाने माने समाजशास्त्री थे, दार्शनिक थे, जिन्हें 1926 से लेकर 1937 तक जेल में बंद रख दिया गया और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। किसने बंद किया था? मुसोलिनी ने, इटली में। इटली का तानाशाह था, फांसीवादी विचारधारा का विरोध किया था इन्होंने, इसलिए। तो ग्रामसी के अनुसार राज्य सत्ता केवल बल से नहीं सहमति से भी चलती है, और कारण यह है क्योंकि सिविल सोसाइटी के माध्यम से विचारधारा का वर्चस्व स्थापित होता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है, ग्रामसी ने भी कहा कि भाई सत्ता केवल बल से नहीं चलती है, विचारधारा से भी चलती है। कारण यह है क्योंकि सिविल सोसाइटी के माध्यम से विचारधारा का वर्चस्व स्थापित होता है। नहीं, सिविल सोसाइटी विचारधारा के वर्चस्व के चुनौती पेश करती है, उस वर्चस्व को स्थापित नहीं करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी सही है, कथन सही है, कारण असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉर ऑफ पोजीशन। ठीक है, एंटोनियो ग्रामसी ने दो प्रकार के विचार प्रकट किए हैं, एक है वॉर ऑफ पोजीशन और दूसरा है वॉर ऑफ मैन्योर।
तो वॉर ऑफ पोजीशन क्या होती है एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार? तो वॉर ऑफ पोजीशन किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष सत्ता पर कब्जा करने से, सिविल सोसाइटी में वैचारिक संघर्ष से, राजनीतिज्ञों में युद्ध से और सेना के युद्ध से। वॉर ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है? ठीक है, अब दो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक होता है वॉर ऑफ मैनक्योर, ठीक है, और दूसरा होता है पोजीशन। वॉर ऑफ पोजीशन का मतलब होता है जो कि जब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ये सरकार का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं और बिना किसी हिंसा का सहारा लिए, ठीक है, सरकार से सुधारों की मांग करते हैं। तो यहां बात आती है जब सिविल सोसाइटी वैचारिक स्तर पर सरकार का विरोध करती है और सुधारों की मांग करती है, उसे कहते हैं वॉर ऑफ पोजीशन। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्सी के अनुसार ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। ग्राम्सी ने दो प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स की बात की है, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। बात यहां पे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात हो रही है। कभी कभी बड़ा ही पीजीटी में बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि भाई ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की अवधारणा किसने दी है? तो आंसर क्या आएगा? एंटोनियो ग्राम्सी ने। अब क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स? पारंपरिक बुद्धिजीवी, वंशानुगत बुद्धिजीवी, वर्ग विशेष के अनुभवों और जरूरतों से जुड़े बुद्धिजीवी या सभी शिक्षक। देखिए दो प्रकार के बुद्धिजीवी हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल जो हम पारंपरिक होते हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी एनजीओ के मेंबर हैं, जो किसी ना किसी प्रकार के एनजीओ चला रहे हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, वो सब कहलाते हैं ट्रेडिशनल बुद्धिजीवी या ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन जो किसी वर्ग विशेष से जुड़े होते हैं, नारीवादी मुद्दे से जुड़े हुए हैं या ठीक है पर्यावरण के मुद्दे से जुड़े हुए हैं या श्रमिकों के कल्याण से जुड़े हुए हैं, किसी वर्ग विशेष से जुड़े होते हैं, उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर संघ है, ट्रेड यूनियन है, तो ट्रेड यूनियन का जो नेता है जो अपने श्रमिकों के कल्याण के बारे में सोचता है बस, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्सी, पोस्का और मैक्स वेबर। ठीक है, प्रिजन नोटबुक लिखी गई थी 1926 से 1937 के दौरान। पर्टिकुलर इसका टाइम पीरियड नहीं है क्योंकि ये किताब जेल में लिखी गई थी, किसके द्वारा? एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा। तो 1926 में इनकी को सजा हुई, ठीक है, जेल में डाल दिया गया तानाशाही का विरोध करने के चलते, और 1937 में जेल में ही इनकी डेथ हो गई। तो 11 वर्षों तक इन्हें जेल में रहे और इसी दौरान इन्होंने ये किताब लिखी थी प्रिजन नोटबुक, और इसी किताब में इन्होंने सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा दी थी, कल्चरल हेजीमनी की अवधारणा दी थी। ठीक है। अगला है वॉर ऑफ मैन्योर। अभी हमने बात करी थी वॉर ऑफ पोजीशन की। अब वॉर ऑफ मैन्योर क्या होता है? जब सिविल सोसाइटी का महत्व खत्म हो जाता है, सिविल सोसाइटी कमजोर हो जाती है और लोग सत्ता का विरोध करते हैं हिंसा के द्वारा, ठीक है, तख्ता पलट कर दिए जाते हैं, कत्लेआम मचाया जाता है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, दंगे फसाद होते हैं, जैसा भी देखिए पिछले साल बांग्लादेश में हुआ। तो बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार थी शेख हसीना की, उनको वहां से मजबूरन, ठीक है, तख्ता पलट कर दिया गया, उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इसे कहते हैं वॉर ऑफ मैन्योर। यानी जब बुद्धिजीवी कुछ नहीं कर पाते, बुद्धिजीवियों को नियंत्रित कर लिया जाता है या बुद्धिजीवियों का महत्व खत्म कर दिया जाता है समाज में, तो फिर समाज में अराजकता फैल जाती है। यही समझाने का प्रयास किया किसने? एंटोनियो ग्राम्सी ने। यानी जब सिविल सोसाइटी जब जब कमजोर होगी तब तक समाज में हमेशा विद्रोह बढ़ेगा और वो विद्रोह हमेशा हिंसात्मक होगा, सशस्त्र होगा। ठीक है। अगला है ग्राम्सी की दृष्टि से सबाल्टर्न कौन है? ठीक है, सबाल्टर्न क्लासेस की अवधारणा दी है एंटोनियो ग्राम्सी ने। तो ये सबाल्टर्न कौन होते हैं? भारत में रंजीत गुहा ने सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य पर महत्वपूर्ण काम किया है। तो यहां पर एंटोनियो ग्राम्सी ने सबाल्टर्न क्लासेस की जो अवधारणा दी है उसमें यह पूछा गया है कि सबाल्टर्न क्या होता है? शक्ति के केंद्र में स्थित वर्ग, उपेक्षित और हाशिए के वर्ग, अभिजात वर्ग और शासक वर्ग। सबाल्टर्न का मतलब होता है वो वर्ग जिसे हमेशा सत्ता से दूर रखा गया, वो वर्ग जिसे हाशिए पे धकेल दिया गया, जिसका शोषण किया गया, जिसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, जैसे मजदूर, जैसे भूमिहीन कृषक, जैसे महिलाएं, जैसे पिछड़े, जैसे ट्राइब्स, इनको धकेल दिया गया पीछे, मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया। ऐसे वर्गों को ही, उपेक्षित वर्ग को ही
सबाल्टर्न कहा है एंटोनियो ग्राम्सी ने। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद दिशा जी, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्राम्सी का मानना था सत्ता केवल जबरदस्ती से स्थापित नहीं हो सकती। सही बात है, दो प्रकार से सत्ता स्थापित हो सकती है, जबरदस्ती कर लो सेना के दम पर या पुलिस प्रशासन के दम पर, ठीक है, लाठी के दम पर, या फिर विचारधारा के दम पर सत्ता स्थापित हो सकती है। तो यह कहना कि सत्ता केवल जबरदस्ती स्थापित नहीं हो सकती, ये सही बात है। सत्ता का स्थायित्व सांस्कृतिक सहमति के माध्यम से होता है। ठीक है, यहीं पर बात आती है कल्चरल हेजीमनी की, यानी सांस्कृतिक, ठीक है, वर्चस्व की अवधारणा। वर्तमान में दुनिया भर की सभी सरकारें जो चुनाव जीतती हैं, तो चुनाव क्या डरा धमकाकर जीतती हैं? ठीक है, नहीं। क्या किसी लोभ या मोह माया से जीतती हैं? नहीं, वो जीतती हैं विचारधारा के दम पर। तो सांस्कृतिक जो हेजीमनी आपके वर्चस्व की अवधारणा है जो एंटोनियो ग्राम्सी ने दी, वो ये बताती है कि वर्तमान सरकारें और दुनिया की सभी सरकारें आपके दिमाग पर विचारधारा का प्रभाव डालती हैं और विचारधारा के दम पर आपको मजबूर कर देती हैं वोटिंग के लिए। और दुनिया भर में यही होता है, यानी विचारधारा के बेसिस पर बचपन से आपको स्कूल में, कॉलेजों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, ठीक है, जो आपके धार्मिक स्थल हैं, आपकी जो मनोरंजन के साधन हैं, मीडिया है, समाचार पत्र हैं, इनके माध्यम से आपको हमेशा विचारधारा में बांधे रखने की कोशिश की जाती है और फिर आपको उसी विचारधारा में चलाने का प्रयास कराया जाता है। धीरे धीरे आप उसमें ढल जाते हैं और सत्ता हमेशा आपका इस्तेमाल करती रहती है, आप पर वैचारिक कंट्रोल कर लेती है, वैचारिक नियंत्रण स्थापित कर लेती है। तो हमेशा जबरदस्ती से सत्ता स्थापित नहीं होती, बल्कि अगर आपको विचारधारा में ढाल दिया जाए तो फिर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता ही खत्म हो गई। अब तो आप क्या करोगे, हम जो भी करेंगे आप उसका हाँ में हाँ करोगे, क्योंकि आप हमारी एक ही विचारधारा में ढल चुके हो। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, दोनों कारण सही, दोनों ही कथन सही हैं और कारण व्याख्या भी करता है कथन की। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान, श्रमिक, महिलाएं, अल्पसंख्यक ये किस श्रेणी में आते हैं ग्राम्सी के अनुसार? अभी चर्चा करी हमने। ठीक है, बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है। सबाल्टर्न यानी वो वर्ग जिसे हाशिए पे धकेल दिया गया, वो वर्ग जिसे, ठीक है, पिछड़ा बनाया गया, वो वर्ग जिसका हमेशा शोषण किया गया, उसी को एंटोनियो ग्राम्सी ने सबाल्टर्न की क्लासेस की संज्ञा दी है। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए 3 थिंकरों पर, एंटोनियो ग्राम्सी, जैक डेरिडा और एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर किया। ठीक है, कोई समस्या इसमें, कोई भी डाउट हो, कोई मैनुअल कैसल्स, 3 समाजशास्त्रियों को हमने कवर किया है। कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे अल्थुजर के बारे में और नव मार्क्सवाद और हैबरमॉस के बारे में। 3 थिंकरों पर कल हमारा लेक्चर होगा। ठीक है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। 6 गलत हुए हैं। देखिए, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं उस पर गलती तो होगी। दूसरा, बहुत से थिंकर आपने नहीं पढ़े होंगे अभी भी। यूजीसी नेट के तैयारी अगर कर रहे हैं तो बहुत गहराई से पढ़िए चीजों को। रामबाण किताबों को दूर रखिए, जो डेटाबेस भरी हुई किताबें हैं उनको हटाइए, सिंपल भाषा में लिखी गई किताबों को पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं तो नोट्स बनाइए अपने, और सामान्य भाषा में पैराग्राफ में नोट्स मत बनाइए, टू द पॉइंट नोट्स बनाइए, क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के नोट्स हमेशा शॉर्ट नोट्स बनते हैं, जिसमें काम की बातें शामिल होती हैं। पूरी कहानी, किस्सा, पूरी थ्योरी को कॉपी पे लिखा नहीं जाता है। थ्योरी दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस थ्योरी के फैक्ट आप लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि फैक्ट आप भूलने की संभावना होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, धन्यवाद। तो कल से याद रखिए इसी चैनल पर रहिएगा, और बाकी इस चैनल पर जिस भी आप ग्रुप में हैं, टेलीग्राम के या किसी भी अपने संस्थान के, या कहीं पे भी आपका जो फ्रेंड सर्कल हो, आपके जो लाइब्रेरी में बैठते हो, ठीक है, जहां पर भी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा और अधिकतर लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि पुराने चैनल में हमेशा कोई ना कोई मैसेज आता ही रहता है यूट्यूब की तरफ से, वो किसी भी समय उसको वो समाप्त कर सकते हैं नई गाइडलाइंस के चलते। तो इस चैनल पर ही सारे लेक्चर हुआ करेंगे। पुराने चैनल के जितने वीडियो हैं उसको हम नए चैनल पर अपलोड कर देंगे, ताकि पुराने वाले चैनल से वो चीजें, ठीक है, हटा दी जाएंगी। तो नए वाले चैनल पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा, और यही इसी चैनल पर आप लाइव क्लासेस रहा करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?
चले ठीक है। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आपके साथ में कोई तैयारी कर रहा है, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी तो अच्छी बात है। अगर किसी दूसरे को अगर तैयारी कर रहे हो तो हमारे कोर्स के बारे में जरूर बताइएगा। 1 साल की वैलिडिटी वाला पूरा कोर्स है। शाम को वैसे 6:30 बजे क्लास होती है, लेकिन आज चैनल लॉन्च किया गया था इसलिए आज पहले लाइव क्लासेस कर दी गई। वैसे लेक्चर 6:30 बजे होता है और सुबह 10 बजे लेक्चर होता है यूजीसी नेट और पीजीटी के संदर्भ में। तो बने रहिए हमारे साथ। कल मुलाकात होगी इसी चैनल पर और लाइव क्लासेस होगी और नए क्वेश्चनों को, नए प्रश्नों को जानने, समझने का और हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।